कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है सिलेक्शन, एक है इटरेटिव या इसको करते इटरेशन, एंड एक है जंप। तो 3 पार्ट में इस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को डिवाइड किया गया है, सिलेक्शन, इटरेशन एंड जंप। सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? सिलेक्शन स्टेटमेंट में आता है इफ एल्स और स्विच। नाम से यहां पर समझ में आ रहा है सिलेक्शन, यानी कि आपको सेलेक्ट करना है बाय ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। किसी कंडीशन के बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना है, तो आप किसका यूज करोगे? इफ एल्स और स्विच का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इटरेशन। इटरेशन का मतलब है कि आपको इटरेट कराना है, हर बार एक नई वैल्यू लेके, हर बार एक नई वैल्यू लेके मुझे स्टेटमेंट को रीड करना है, तो इसको बोलते हैं इटरेशन। अब इटरेशन में आने वाले कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, वो है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर, ये आते हैं इटरेशन के लिए, या इनको आप लूपिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट है जंप स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में मुझे जाना है, तो ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू, ये है जंप स्टेटमेंट। ठीक। अब सिलेक्शन के लिए आप इसको, सिलेक्शन के लिए इफ एल्स या स्विच का हम यूज करते हैं। तो सिलेक्शन करना है मतलब कई डेटा से आपको कुछ डेटा निकालना है, मतलब फिल्टर करना है। तो फिल्टर के लिए आप क्या यूज करोगे? इफ एल्स स्विच। उसी तरीके से इटरेशन को आप सिंपली क्या बोल सकते हो? लूप। ठीक। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें आपको डाउट है? क्योंकि ये सब तो आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। आपको इसमें से किसमें डाउट लग रहा है तो बता दीजिए, उसको फिर हम कवर करें। हाँ जी, बताइए। डू व्हाइल। और बताइए। ठीक है। डू व्हाइल है लूप। डू व्हाइल लूप। देन डू व्हाइल लूप में सबसे पहले सिंटेक्स क्या होगा डू व्हाइल का? सबसे पहले लिखा जाता है डू, देन ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स, देन व्हाइल, और व्हाइल के अंदर कंडीशन, देन क्लोज। इस तरीके से लिखा जाता है डू, डू व्हाइल लूप। ओके। डू के बाद क्या आता है? स्टेटमेंट।
देन उसके बाद क्या आता है वाइल, देन वाइल के अंदर क्या होगी कंडीशन। अब आप, ये पूरा एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को आपको लास्ट में क्लोज भी करना हो, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं, कुछ इस तरीके से देखते हैं इसको। आप ऐसा भी इसे लिख सकते हो, टू देन अंदर स्टेटमेंट देन वाइल। अब ये वर्क कैसे करेगा, वर्किंग प्रोसेस क्या है इसकी, तो वर्किंग प्रोसेस भी हम यहाँ पर देखें। सबसे पहले क्या रीड किया जाता है, डू। डू रीड करने के बाद कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट को पढ़ने। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या चेक होगी, कंडीशन। कंडीशन दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं कंडीशन को। कंडीशन या तो होगी ट्रू या तो होगी फॉल्स। ओके, कंडीशन या तो होगी ट्रू या तो होगी फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहाँ जाएगा, वापस स्टेटमेंट को रीड करने। वापस स्टेटमेंट्स को रीड करेगा, रीड करने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन फिर उसे ट्रू मिल गई तो वापस कंडीशन स्टेटमेंट को चेक करेगा। स्टेटमेंट को चेक करने के बाद फिर कंडीशन, और ये लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो कहाँ चला जाएगा, लूप के बाहर। ठीक है, तो एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट रीड करता है ये डू व्हाइल लूप, और डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप also known as exit control loop. For example, पहला एग्जांपल हम लेते हैं, ये इसी में मैं क्रिएट कर लेता हूँ। int a equal to 10 to system dot out dot println a plus plus while a is less than 13। अगर हम इसे पढ़ें तो क्या यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, इंट a इक्वल टू 10, यानी कि 10 किस में असाइन हो गया, a में। 2 देन अंदर गया, अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो क्या प्रिंट करा रहा है, a को। a की वैल्यू भी कितनी है, 10। क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पर, 10। 10 प्रिंट करने के बाद a की वैल्यू कितनी हो गई, 11। a की वैल्यू 11 होने के बाद कंडीशन चेक हुई, क्या 11 छोटा है 13 से, यस। कहाँ गया, वापस स्टेटमेंट को रीड करने, और क्या प्रिंट कर दिया, a की वैल्यू जो कितनी है, 11। नाउ नेक्स्ट लाइन पे आया, क्या लिखा हुआ है, a प्लस प्लस, a की वैल्यू अब कितनी हो गई, 12। 12 छोटा है क्या 13 से, ट्रू। ट्रू है तो वापस स्टेटमेंट को रीड किया और क्या प्रिंट कर दिया, 12। अब a की वैल्यू कितनी हुई, 13। 13 छोटा है क्या 13 से, रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुई तो कहाँ पर चला जाएगा, आउटसाइड द लूप। और आउटसाइड द लूप कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, मतलब प्रोग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज। तो क्या प्रिंट होता हुआ हमें यहाँ पर मिल रहा है, 10 11 12। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 10 11 12। तो ये है डू व्हाइल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। डू व्हाइल मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूँ, वो उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन 2 डू व्हाइल के थ्रू ही करना, आप जितने भी लोग आप लोग हो सब डू व्हाइल के थ्रू सॉल्व करिए, और चैट बॉक्स में मैसेज, चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा आपने क्या क्या क्रिएट किया है।
हम्म, अगर हमने इनपुट दिया 4125, तो आउटपुट आना चाहिए 4। अगर हमने इनपुट दिया 612, तो आउटपुट आना चाहिए 3। देन हमने इनपुट दिया 99, तो आउटपुट आना चाहिए 2। अगर हमने इनपुट दिया -5, तो आउटपुट आना चाहिए 1। ये क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। किसी नंबर के आपको डिजिट्स काउंट करने हैं, जैसे कि 4125, इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 4। 612, इस नंबर में कितने डिजिट है? 3। 99, इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 2। -5, इस नंबर में कितने डिजिट है? 1। फटाफट आप बनाइए, आपके पास है सिर्फ अभी 10 मिनट। 10 मिनट में बना लीजिए इसको। और प्रोग्राम बनाने के बाद अपने चैट बॉक्स पे इसको सेंड करिए, और डू वाइल का ही यूज करना है। ये एक आंसर आया अनन्या अनुरागी का, वेरी गुड। हर्ष गुप्ता।
अभिषेक जैन, आपको बोला कि डू वाइल का यूज करना, आपने वाइल यूज किया। ओके, यहाँ पर मैं स्कैनर क्लास का यूज कर रहा हूँ। स्कैनर क्लास का यूज करके मैं इनपुट लूंगा। तो स्कैनर क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज की क्लास है। तो जावा डॉट यूटिल पैकेज से हमने पहले इंपोर्ट किया, देन हमने मेन मेथड में इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आते हैं, हमें कोई वैल्यू डालनी है। तो मैं अगर ऐसा लिखूं इंट ए इक्वल टू 4125, ठीक है, या ऐसा लिख देते हैं 99, तो ये क्या है, नंबर्स है ये, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही लिख दिए। मुझे तो इनपुट चाहिए रन टाइम पे यूजर से, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि नेक्स्ट इंट मतलब वैल्यू निकालिए, सॉरी या एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट का मतलब क्या है, ये एक मेथड है स्कैनर क्लास का, और स्कैनर क्लास का इसका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कॉल हो रहा है। और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जब नेक्स्ट इंट इस मेथड को कॉल करेंगे, तो ये वेट करेगा कब तक, जब तक हम कोई इंटीजर वैल्यू ना डाल दें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंट नम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमें काउंट करना है वैल्यू को, तो इनिशियली अभी काउंट की वैल्यू कितनी है, 0। एक लूप चलाते हैं, डू वाइल, जैसा कि क्वेश्चन में बोला कि सिर्फ आप बता यूज करिए डू वाइल, वाइल। और वाइल के अंदर क्या होगी, कंडीशन। क्या कंडीशन बनेगी कि ये लूप कब तक चले, जब तक नम की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए। देन अंदर हमें स्टेटमेंट लिखना है, और क्या स्टेटमेंट लिखे, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। देन काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, एक एक करके इंक्रीमेंट। आउटसाइड द लूप हम प्रिंट करा देते हैं वैल्यू ऑफ काउंट। ठीक, ये प्रोग्राम हमारा बना। अब इसको एक बार थ्योरेटिकली मैं सॉल्व कर लूँ। मैं प्रोग्राम मैंने बना लिया, अब ये सही बना या नहीं बना, एक बार मैं चेक तो करूंगा। हमने इनपुट क्या लिए थे, तो हम इस इनपुट को ट्राई करते हैं, 612। ओके, अगर मैंने नम की वैल्यू दी 612, तो आउटपुट आना चाहिए 3। तो क्या मैंने लॉजिक सही लिखा है आउटपुट लाने के लिए 3? चलिए देखें, काउंट की वैल्यू कितनी है, 0। नाउ 612 का डिवाइड किया 10 से, तो कितना बना, 61। 612 को डिवाइड किया 612 को डिवाइड किया 10 से, तो कितना आया, 61। तो यहाँ पर नम की वैल्यू कितनी हुई, नम की अपडेटेड वैल्यू कितनी हुई, 61। देन काउंट पे आते हैं, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, काउंट की वैल्यू हो गई है 1। अब कंडीशन चेक हुई, क्या 61 नॉट इक्वल टू 0, यस। तो वापस स्टेटमेंट पढ़ा, वापस स्टेटमेंट पढ़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, 61 को 10 से डिवाइड किया गया, तो कितना मिला, 6। तो नई नम की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। और काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। अब फिर चेक किया, नम यानी कि 6 नॉट इक्वल टू 0 है क्या,
यस। फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हुई और यहाँ पर क्या आया, 6 को 10 से डिवाइड किया तो कितना मिल रहा है हमें, 0। तो नम की नई वैल्यू क्या है, 0। और काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3। अब फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या 0 छोटा या सॉरी 0 नॉट इक्वल टू है क्या 0 के, फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स हुआ तो लूप के बाहर गया। अब लूप के बाहर उसे एक स्टेटमेंट मिला, एसओपी स्टेटमेंट, जो काउंट की वैल्यू प्रिंट कराने का बोल रहा है। तो काउंट की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 3। तो आउटपुट कितना आ गया हमारा, 3। लेकिन इस प्रोग्राम में अभी भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम एक एक करके सैंपल पे ये प्रोग्राम चलाएं और चेक करें क्या ये सही है अभी के लिए। cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट cd it ट्रेनिंग जावा सी टेस्ट डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, जावा टेस्ट रन। तो पहला इनपुट क्या था, 4125 और आउटपुट कितना आना चाहिए, 4125। आउटपुट कितना आया, 4। बिल्कुल सही है। दूसरा है 6123, आउटपुट भी 3 आया। थर्ड क्या था, 99, 99, 99 का कितना आया, 2, ये भी सही है। अगला क्या है, -5, -5, तो आउटपुट आया 1। ओके, सारे सैंपल केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब प्रोग्राम क्या है, सही। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। ये क्या हुआ, स्क्रीन बंद हो गई। तो ये सॉल्यूशन। नाउ अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे पहला क्वेश्चन नहीं बना है तो वो सेकंड क्वेश्चन करे, जो आपको करना था। वैसे तो हमारे थर्ड चल रहा है। फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, 4 और 5। आंसर आना चाहिए 45। नेक्स्ट 612, 6 और 2, फर्स्ट और लास्ट डिजिट। 99, 99, -5, आउटपुट आना चाहिए -1। बनाइए। -1 क्यों, क्यों, कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर हो तो उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो हम निकाल नहीं सकते, तो क्या रख दे, -1। करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी हो पाए तो ऐसा करिए।
ओके, नो, समझते हैं इसे। जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट आप लोगों के आंसर भी आने लगे हैं मेरे पास। सही सही आंसर निकाल रहे हैं आप लोग। अब में से कुछ लोगों के प्रोग्राम में एक एरर भी दिख रही है। ओके, चलिए देखते हैं। एक फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट हमें निकालना है, सेम यही नंबर हम ले लेते हैं 612, और इसको बेस मान के हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। आंसर आना चाहिए हमारा 62। ओके, तो काउंट में यहाँ पर हटा देता हूँ, काउंट की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ सम, और यहाँ पर अभी सम की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, जरूरत पड़ने पे हम कोई वेरिएबल यहाँ पर लेंगे। ओके, इसे भी अभी 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट ये चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इन लास्ट डिजिट हम निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। कैसे? सम नम का मॉड निकाल लीजिए 10 से। नम मॉड 10 मतलब 612 का मॉड निकलेगा किससे? 10 से। तो 612 का मॉड मतलब रिमाइंडर निकाल लीजिए, 612 को 10 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर होगा वो फाइंड कर लेंगे। तो रिमाइंडर कितना होगा? यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 2। ओके, तो लास्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2। अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट। फर्स्ट हमें निकालना है, तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट कहाँ पर है? यहाँ। अब हमें एक एक वैल्यू फाइंड करते जानी है। ठीक है, हमने सबसे पहले 2 हटाएंगे, देन 1 हटाएंगे, देन बचेगा क्या? 6। तो यहाँ पर हम एक लूप लगा देते हैं, डू वाइल। और लूप में हम क्या रखें? नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ठीक है जी, पॉजिटिव नंबर के लिए ले रहे हैं अभी। तो यहाँ पर नम कितना है? 612। 612 बड़ा है क्या 9 से? हाँ जी है तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अब यहाँ तो ऑलरेडी टेस्ट हो गया आएगा, तो यहाँ हम क्या करें? नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। अब देखें नम की वैल्यू क्या होगी। नम कितना है? 612। 612 डिवाइड बाय 10 कितना बचा? 61। चेक हुआ क्या 61 बड़ा है 9 से? यस। लूप फिर चला, 61 को 10 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 6। वापस कंडीशन चेक हुई, क्या 6 बड़ा है या बराबर है 9 से? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब कहाँ जाएगा? बाहर। अब देखिए 6 मिल गया आपको, अब आया बाहर। बाहर आने पर नम में मल्टीप्लाई कर दे हम 10 का, प्लस लास्ट, तो कितना आ जाएगा? 62। चलिए इसको रन करा के देखें। नम कितना है? 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? 60। 60 प्लस 2 कितना हुआ? 62। तो पहले सैंपल के अकॉर्डिंग तो ये टेस्ट केस मेरे को पास होता हुआ दिख रहा है। अगर हम दे 612 तो 62 आंसर है। अब इसी को सभी सैंपल पे लगा के देखें, क्या सारे सैंपल सही जा रहे हैं? ये बार बार बंद क्यों हो रहा है भाई? 4125। वो
4125, 45 सही है ये भी। फिर है 99, 99 ये भी, ये तो 9 दे रहा है सिर्फ, 99 तो सिर्फ 9 दे रहा है, ऐसा कैसे? 99 चेक करके देखिए, 99 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आएगा, अगर हम 99 इनपुट में लेते हैं तो लास्ट वैल्यू 9 है। देन 99 को 10 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा? 9। 9 बड़ा या बराबर है क्या 9 के? यस, ये तो फॉल्स हो जाएगा। यहां पर क्या करें? ऐसा इक्वल टू नहीं लगाएं। अब चेक करके देखें 99 पे, 99 अभी भी 9 दे रहा है। जो भी वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए किससे? 9 से। यहां पर 9 आया, 9 बड़ा है क्या 9 से? फॉल्स, फॉल्स हुआ तो 9 आना चाहिए। ऐसा क्यों? 9 डिवाइड बाय 10। ओके, एक बार चेक करें, एक बार 99 9 हुआ, 9 बड़ा है क्या 9 से? फॉल्स हो जाएगा। ओके, बराबर किया, 9 बड़ा है, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। सही तो है। इसमें कुछ मिस्टेक दिख रही है क्या? यस सर, रन हो रहा है। रन हो रहा है? नो सर, रन हो रहा है सर। वर्क कर रहा है? कंपाइल एंड रन। ओके, मैंने कंपाइल नहीं किया था, सॉरी सॉरी सॉरी। 99 आ रहा है ना, मैंने डायरेक्टली रन करा दिया था। अब एक और सैंपल के अकॉर्डिंग चेक करें, -5 क्या -1 दे रहा है? -5, ये तो -5 ही दे रहा है। यहाँ पर सिंगल डिजिट जो है उसको हमें चेक करना है। सिंगल डिजिट पहले हम चेक कर लेते हैं। इफ जो नंबर है वो छोटा होना चाहिए 10 से, और वो नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए -10 से। अगर ऐसा है तो ही ये वर्क करे, अदरवाइज प्रिंट हो जाए -1। जैसे कि अगर मैंने इनपुट दिया 5, सॉरी -5, क्या -5 छोटा है 10 से? हाँ जी, छोटा है 10 से। क्या और -5 बड़ा है क्या -10 से? -5 बड़ा है, फॉल्स। कंपाइल एंड रन, -5, -5 ही दे रहा है, -5 तो बड़ा है, ठीक है, छोटा होना चाहिए। सर एल स्टेटमेंट। ओके, अब सही है ना? -1। अगर हम यहाँ पर 5 ले लेते तो क्या वो भी तो सिंगल डिजिट है? 5 -1, वेरी गुड। सारे सैंपल केस सही चल रहे हैं, तो प्रोग्राम पूरी तरीके से सही है। ओके, नाउ अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। आप लोग इसको, मैं आपको और भी बहुत सारे टारगेट दूंगा, और उन टारगेट्स का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। होमवर्क है कि हमारे पास सबसे पहले तो इनपुट होना चाहिए
इनपुट होना चाहिए इंट टाइप का, नाइन 6 4 8 5, देन ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 5। ओके, थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, ठीक। तो आउटपुट आउटपुट भी आना चाहिए इंट के फॉर्म में। अब क्या आउटपुट आएगा उसको हम एक्सप्लेन करें। सबसे पहले 9 फर्स्ट डिजिट, स्टेप नंबर 1, मैं आपको टास्क दे रहा हूं ना। स्टेप नंबर 1 है कि चेक फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इवन और odd. Step 2, if digit is odd, then add D and add digits until you find even. Otherwise, add the digits until you find odd. Step 3, create the result according to the values of step 2 by addition. ये 3 चीजें आपको परफॉर्म करनी है। स्टेप 1 अब मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। चेक करिए पहला इवन है या ऑड, तो यहाँ पर पहला डिजिट क्या है, ऑड 9। दूसरा ये है कि आपको क्या करना है, ऐड करते जाना है एलिमेंट्स को। कब तक, जब तक आपको पहला क्या है, ऑड है। तो इफ डिजिट इज ऑड, अगर पहली डिजिट ऑड है, देन ऐड द डिजिट अंटिल यू फाइंड इवन। तो ऐड करिए 9 प्लस 5, क्या ये 5 इवन है या ऑड, ऑड है जी। देन 5 इवन है या ऑड, ऑड है। देन 8, ठीक है। 8 क्या है, इवन। बस यहां पर आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है और एडिशन कर देना है। एडिशन करिए, कितना हुआ, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 8 17, कितना हुआ, 17। नाउ इसी तरीके से आपको बचे हुए भी डिजिट ऐसा ही करना है, लेकिन बचा हुआ सिर्फ क्या है, 5। ओके, 5 मैं आगे और भी लगा देता हूं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं 6 या 5 9 कर देते हैं वापस। अब अगला डिजिट फाइंड करिए, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूं एंड कंटिन्यू सेम एज स्टेप 1। स्टेप 1 से ही वापस कंटिन्यू करिए। अब चेक करिए, आपका रिजल्ट आ गया ना 17 यहां तक का। अब चेक करिए पहला डिजिट इवन है या ऑड है, तो क्या मिला, ऑड। और कब तक ऐड करना है, जब तक आपको इवन ना मिल जाए। लेकिन यहाँ इसके बाद तो एक लास्ट एलिमेंट ही बचा हुआ है, तो क्या है, 59। 59 तो 5 प्लस
9, इसके बाद तो एलिमेंट ही नहीं है, तो कितना हुआ 14। ठीक है, 5 + 9 कितना हुआ 14। तो मैं बाय एडिशन करने की बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ कॉनकैटिनेशन। अब कॉनकैटिनेशन कर दीजिए दोनों वैल्यूज का, 17 14। तो ये आपका आउटपुट आना चाहिए 17 तो 14। 17 होगा या 27 होगा? कहाँ पे? यहाँ पे हाँ 27 होगा शायद। यस यस, मेरे कैलकुलेशन गलत होगी, 27। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 27 आएगा, मैंने 17 लिख दिया। तो 27 14 आपको रिजल्ट कैसा करना है, कॉनकैट करना है दोनों रिजल्ट को। दो से ज्यादा भी रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क टास्क रहेगा। अब आपको कोई सा भी लूप लगाइए, आप फ्री हो इसमें कुछ भी लगाने के लिए। ये मैं आपको चैट बॉक्स पे भी दे देता हूँ। अगर फर्स्ट डिजिट इवन हुई तो लिखा हुआ है ऐड करते जाओ डिजिट जब तक ऑड ना मिल जाए। पहला था ऑड, कब तक ढूंढा जब तक इवन ना मिल जाए। पहला अगर इवन है तो कब तक ढूंढो जब तक ऑड ना मिल जाए। हो सकता है यहाँ पर मान लो इवन है और पहला ही ऑड है, तो सिर्फ इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों ने लिखा था स्विच। स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या है, इसमें और भी क्वेश्चंस में दूंगा क्लास में। मैं एक आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है? इट इज यूज टू मैच द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को मैच करके आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। स्विच को या स्विच का सिंटेक्स क्या होगा? तो स्विच का सिंटेक्स रहता है स्विच कीवर्ड, देन पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन, स्विच का स्कोप, स्विच में होता है केस, देन केस का लेबल, और केस के लेबल के अंडर में क्या होंगे, स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स के बाद इस केस को रोकने के लिए ब्रेक। और इसी तरीके से आप कितने भी केस बना सकते हो, आप कितने भी केस बना सकते हो। देन एक केस होता है डिफॉल्ट, और उस डिफॉल्ट केस में भी आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये स्विच का सिंटेक्स है। अब ये वर्क कैसे करेगा, साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इफ, और इफ के अंदर क्या लिखते हो आप, कंडीशन, देन एल्स, और एल्स में आप कंडीशन नहीं लिखते, क्या लिखा आपने, स्टेटमेंट। तो स्विच और इफ के पैरेंथेसिस में दोनों अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि इफ की कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, यही चेक होगा। जब तक कंडीशन चेक नहीं होगा तब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि इफ के अंदर जाना है कि एल्स के अंदर जाना है। तो यहाँ पर इफ एल्स में कंडीशन चेक होती है। ठीक है, कंडीशन चेक होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब बुलियन वैल्यू होगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इफ के पार्ट में कंडीशन लिखा जाता है पैरेंथेसिस में, और कंडीशन क्या होती है, चेक। स्विच में पैरेंथेसिस पार्ट में लिखा जाता है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मैच।
एक्सप्रेशन क्या होगा, मैच होगा। कंडीशन चेक हुई और कंडीशन अगर ट्रू होती है, ये कंडीशन चेक हुई और कंडीशन अगर ट्रू है तो कहां जाएगा, इफ के अंदर। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स निकली, कंडीशन अगर फॉल्स है तो कहां जाएगा, एल्स के अंदर। लेकिन यहां पर स्विच में एक्सप्रेशन क्या होता है, मैच। स्विच के पैरेंथेसिस पार्ट में क्या होता है, एक्सप्रेशन, जिसको क्या करना पड़ता है, मैच। तो सर इस एक्सप्रेशन को किससे मैच किया जाता है, तो एक्सप्रेशन को इन केस लेबल से मैच किया जाता है। ओके, इन केस लेबल से मैच किया जाता है। देन जो केस लेबल इस एक्सप्रेशन से मैच कर जाता है तो उसका स्टेटमेंट रीड कर लिया जाता है। लेकिन सर अगर ऐसा हो जैसे कि कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है एल्स का, तो एल्स के स्टेटमेंट को रीड कर लेता है। क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है। स्विच में जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन अगर किसी भी केस लेबल से मैच नहीं करता तब डिफॉल्ट केस वर्क करता है। तो जैसे इफ में एल्स वर्क कर रहा है कंडीशन फॉल्स होने पर, वैसे स्विच में एक्सप्रेशन अगर किसी केस लेबल से मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट केस लेबल एग्जीक्यूट होता है। तो डिफॉल्ट केस लेबल का जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये है स्विच का एक सिंटेक्स। नाउ नेक्स्ट है कि सर इस एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन। एक्सप्रेशन में आप क्या लिख सकते हो, किस टाइप का डेटा आप लिख सकते हो, एक्सप्रेशन में क्या क्या अलाउड है और क्या नॉट अलाउड है। अलाउड और नॉट अलाउड क्या क्या है, क्या क्या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखें क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। सबसे पहले आते हैं अलाउड क्या क्या है। तो एक्सप्रेशन में आप किस टाइप की वैल्यू रख सकते हो, एक्सप्रेशन में आप बाइट टाइप की वैल्यू रख सकते हो, शॉर्ट टाइप की रख सकते हो, इंट टाइप की रख सकते हो, कैर टाइप की वैल्यू रख सकते हो, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रख सकते हो, एनम टाइप की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, ये अलाउड है। क्या क्या अलाउड नहीं है, एक्सप्रेशन में आप बुलियन टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते, एक्सप्रेशन में आप लॉन्ग टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते, फ्लोट टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते और डबल टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते। तो क्या अलाउड है और क्या नॉट अलाउड है, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, कौन कौन से अलाउड नहीं है मैं दोबारा लिख देता हूं। बुलियन अलाउड नहीं है, लॉन्ग अलाउड नहीं है, फ्लोट अलाउड नहीं है और डबल अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। ठीक है जी, ये मैं आपको बेसिक अभी बता रहा हूँ। जैसे जैसे आपने पूछा कि सर स्विच बता दीजिए, डू वाइल बता दीजिए, तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब जब मैं कल आपको जो लिंक दूंगा, प्रैक्टिस लिंक, उस प्रैक्टिस लिंक में ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लेबल पे। लेबल में क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो चलिए लेबल में अलाउड नॉट अलाउड चेक कर लेते हैं। केस लेबल, ठीक है, इसको उठा दो। क्या अलाउड है और क्या नॉट अलाउड है। चलिए देखिए, पहले तो क्या अलाउड है, ओनली कांस्टेंट वैल्यूज, यही अलाउड है। सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज ही अलाउड है।
क्या अलाउड नहीं है, तो उसकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। पहला, क्या अलाउड नहीं है, वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड। केस लेबल में आप वेरिएबल नहीं रख सकते। दूसरा, डुप्लीकेट केस लेबल आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट केस लेबल भी अलाउड नहीं। नंबर 3, केस लेबल शुड बी इन रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। केस लेबल एक्सप्रेशन की रेंज में होने चाहिए। ओके, केस लेबल मतलब अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने ऐसा लिखा, बाइट बी इक्वल टू 10, ऐसा लिख देते हैं, बाइट बी इक्वल टू 10, और स्विच में हमने क्या रख दिया, बी, और बी क्या है, बाइट, और आपने केस लेबल दे दिया यहाँ पर 10, 100, 1000। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये 10 बी की रेंज में है, बी क्या है, बाइट, तो 10 क्या बाइट की रेंज में है, यस है। 100 क्या बाइट की रेंज में है, हाँ भाई 100 भी बाइट की रेंज में आता है। लेकिन ये 1000 क्या बाइट की रेंज में है, नहीं, बिकॉज बाइट की रेंज कितनी है, बाइट की रेंज है -128 टू 127। अब 10 तो इस रेंज में आ रहा है, 100 भी इस रेंज में आ रहा है, लेकिन ये 1000 इस रेंज में नहीं आ रहा। तो ये पॉइंट नंबर 3 यही है कि केस का जो लेबल है वो एक्सप्रेशन की रेंज में होना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आया। यस सर। ये था किसका, ये राहुल, अनुष्का राजपूत। Yes, sir. ओके Understood. ओके, तो यहाँ पर क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, एक्सप्रेशन पे क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, केस लेवल पे क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, ये चीजें क्लियर है आपको। अलाउड सिर्फ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, और भी मैं लिख देता हूँ, चलो आपको अलाउड, एक और पॉइंट मेरे को, मैं आपको लिख देता हूँ, हालांकि वो क्वेश्चन में आपको देना था। कांस्टेंट वैल्यूज तो अलाउड है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी अलाउड होते हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी अलाउड है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10, केस लेबल 10, और इसमें लिख दिया 10 प्लस 20, तो ये कांस्टेंट्स का क्या बना है, एक्सप्रेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 × 5 + 4। ठीक है, ये भी क्या है, नंबर्स, यानी कि कांस्टेंट्स का ही क्या है, एक ग्रुप, या कांस्टेंट का ही क्या है, ये एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी अलाउड है केस लेवल में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। ओके, समझ में आया, एक बार यस और नो बता दीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ। स्विच स्विच और यहां पर मैं लिख देता हूं
int a equal to 45, switch a case 40 system dot out dot println a break 45 50 default मैं कुछ यहां पर से प्रिंट करा के आपको बता रहा हूं। ओके, आउटपुट क्या आएगा? ए की वैल्यू 45 है, स्विच में क्या है 45, ये 45 किससे मैच कर रहा है? तो 45 क्या 40 से मैच कर रहा है? नहीं। 45 क्या 45 से मैच कर गया? यस। अंदर गया और क्या प्रिंट कर दिया? बी। बी प्रिंट करने के बाद क्या मिला? ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक मिला तो इस स्विच के बाहर कर दिया, तो क्या प्रिंट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? बी। नाउ अब नेक्स्ट आते हैं कि क्या सर ये ब्रेक लगाना कंपलसरी है? तो आंसर है नहीं, ब्रेक लगाना ऑप्शनल होता है स्विच में। तो ब्रेक कीवर्ड इज ऑप्शनल इन स्विच स्टेटमेंट। एक पॉइंट और बना लेते हैं, ब्रेक कीवर्ड इज ऑप्शनल इन स्विच। नेक्स्ट, अब अगर मैंने 45 चूज किया या एक्सप्रेशन में 45 है तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड, बी सी डी, बिकॉज ब्रेक है ही नहीं। जब ब्रेक है नहीं, ए की वैल्यू 45 है और 45 यहां से क्या हो गया? मैच हो गया। अंदर गया, क्या प्रिंट कर दिया? बी। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गया, यहाँ ब्रेक मिला ही नहीं। नहीं मिला तो कहाँ गया? अगले केस में भी एंटर हो गया और अगले केस का सी प्रिंट कर दिया और फिर चेक किया यहाँ ब्रेक नहीं है तो ये डिफॉल्ट में भी एंटर हो गया और डिफॉल्ट में एंटर होने के बाद क्या प्रिंट कर दिया? डी। और डी प्रिंट होने के बाद ये स्विच ही खत्म हो गया। तो क्या क्या प्रिंट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? बी सी डी। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है कि सर ये अगर डिफॉल्ट लगाया ही नहीं हमने तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट फिर एक और बन गया, डिफॉल्ट कीवर्ड इज ऑप्शनल इन स्विच। डिफॉल्ट कीवर्ड इज ऑप्शनल इन स्विच। स्विच में डिफॉल्ट कीवर्ड लिखना भी ऑप्शनल है। ओके सर, समझ में आ गया। तो अब क्या प्रिंट होगा? ए और बी, बी और सी, ये प्रिंट होगा। सर अगर केस लिखे ही नहीं हमने, केस भी नहीं लिखा तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब केस लिखना भी क्या है? ऑप्शनल है। तो स्विच के अंदर 3 कीवर्ड्स ही लिखे जाते हैं, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। ये तीनों लिखना क्या है? ऑप्शनल। तो स्विच में केस, ब्रेक और डिफॉल्ट तीनों लिखना क्या है? ऑप्शनल। भाई हमने लिखा नहीं तो क्या ये स्विच हमें कोई एरर देगा? चलिए देखें, कंपाइल होगा, रन होने के बाद आउटपुट तो नहीं देगा। देखिए कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं दिया। रन भी करवा के देख लेते हैं, तो रन भी हो गया, लेकिन कुछ आउटपुट प्रिंट नहीं किया। तो स्विच में केस, ब्रेक और डिफॉल्ट ये तीनों कीवर्ड्स का यूज करना ऑप्शनल है। तो सर
क्या हम डायरेक्टली इसमें कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या? मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, क्या डायरेक्टली कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या जब सब कुछ खाली है? तो लिख सकते हैं क्या? क्या दे दिया? नो एरर आ गए। जब खाली था तब कुछ एरर नहीं आया, अलाउड हो गया। और जब हमने सिर्फ एक लाइन लिखी तो 9 एरर्स आ गए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो वो केस के अंदर ही होना चाहिए। तो यहां पर एक और पॉइंट क्या बना? वी कांट पुट एनी स्टेटमेंट विदाउट केस। We can only put any statement under the case keyword. हम केस के अंदर ही किसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, बिना केस के हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करूं int a इक्वल टू 100 तो क्या देगा ये? कंपाइल, और यहाँ पर 5 एरर दे दिए। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक नॉर्मल स्टेटमेंट, और इस नॉर्मल स्टेटमेंट को भी डायरेक्टली हम स्विच में यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो 4 पॉइंट हो गए हमारे। कुछ और भी पॉइंट्स हम निकाले यहाँ से। अच्छा, अलाउड नॉट अलाउड तो मैंने आपको बता ही दिया, केस लेबल और एक्सप्रेशन का। अब नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, एक होमवर्क में दे रहा हूं आपको। क्रिएट अ कैलकुलेटर प्रोग्राम using switch statement. Okay, create a calculator program using switch statement. Switch statement का यूज करके एक कैलकुलेटर प्रोग्राम आपको क्रिएट करना है। नाउ अब और भी जैसे कि डाउट थे आप लोगों को कि सर ब्रेक और लेबल कंटिन्यू के बारे में, तो मैं आपको अभी ये बता देता हूं कि जो डीएसए की क्लास की जो फ्रीक्वेंसी हम थोड़ी सी वो बढ़ा देंगे। तो बेसिक ये जो पार्ट है इसके क्वेश्चंस, तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप का जो वीडियो पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके आप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एक बार आप देख लीजिए। एक बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा। वो वीडियोस जो है 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट आप उसके देख लीजिए, देन वो क्लियर हो जाएगा आपको। फिर आपको क्या करना है, अब ईमानदारी से देखिएगा। फिर आपको क्या करना है, एक वेबसाइट में आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, इस वेबसाइट पे जाइएगा और आपको परफॉर्म करना है लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2 के क्वेश्चंस। लॉजिक 1 और लॉजिक 2 के क्वेश्चंस, तो यहां से आप सीख जाओगे लॉजिक कैसे बनाना है। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करते जाओगे तो आपको लॉजिक क्रिएटिविटी आपको समझ में आती जाएगी। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाइए, देन आपका डेटा स्टोर रहे तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा। मतलब जो 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 आपने प्रोग्राम बनाए हैं तो वो प्रोग्राम आपके सेव रहेंगे, तो आप सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिएगा और उसके बाद आप लॉजिक 1 और लॉजिक 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप परफॉर्म करिएगा। और नेक्स्ट है कि कल जो है वो क्लास आपकी ऑफ रहेगी। हम जो क्लास है वो या तो संडे को शिफ्ट करेंगे या हम मंडे को ही वो क्लास लेंगे। तो मंडे को जो क्लास होगी वो होगी डीएसए की, और नेक्स्ट वीक से डीएसए की क्लास की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे, जावा की क्लास थोड़ी सी कम
और डीएसए की ज्यादा। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर।